अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखबा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। सो जनाब, शो के आगाज़ में हमेशा की तरह सबसे पहले हम वेदर अपडेट लेंगे कि आज मौसम कैसा रहने वाला है। सो ये शेयर करने के लिए हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फ़ाखरा, बताइएगा आज लाहौर का गिरदो नवाह का मौसम कैसा रहने वाला है। गुज़श्ता रात को देखें सो बारिश जो है वो कुछ देर के लिए हुई। सो आज बारिश के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो रात के होने वाली बारिश से शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज शहर में सूरज ने भी अपनी तपश बरकरार रखी हुई है, सूरज की किरणें भी बिखरी हुई हैं और शहर का जो मौसम है काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है 72% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं, हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात करें तो फ़िज़ाई आलूदगी में कोई कमी नहीं आ रही। आज भी लाहौर शहर फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। शहर का जो औसत AQI है 176 रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी में कोई कमी नहीं आ रही। बारिशें भी हो रही हैं लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी में कोई ख़ास कमी नहीं आ रही। दिन ब दिन उसमें इजाफा, बारिशें होने के बावजूद भी इजाफा होता जा रहा है। अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बारिशों की पेश गोई है वो फ़िलहाल बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स और इसके साथ साथ पूरी दुनिया के 10वें अमीर तरीन शख्स के बेटे की शादी की धूम है। लेकिन इसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे, एक फ़हरिस्त आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जिसमें दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं उनका जिक्र किया गया है। इलॉन मस्क का सबसे पहले हम जिक्र करें तो ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स थे, लेकिन हुआ क्या कि 31 अरब डॉलर्स का इनको नुकसान हुआ, जिसके बाद दुनिया के अमीर तरीन शख्स का एजाज़ इलॉन मस्क से छिन चुका है और अब पहले नंबर पर बराजमान है अमेज़ॉन के जेफ बेज़ोस और इनकी जायदाद में इस साल जो है 23 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इनकी मजमूई दौलत 200 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और ये दुनिया के पहले अमीर तरीन शख्स जो है वो करार पा रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ चुके हैं इलॉन मस्क और इसी के साथ साथ अगर हम तीसरे नंबर पर देखें तो लुई विटॉन के CEO यहाँ पर बराजमान है। 197 बिलियन डॉलर्स की इनकी वेल्थ है। थर्ड नंबर के साथ साथ अगर हम फोर्थ नंबर को देखें तो मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ फेसबुक के फाउंडर भी हैं, 179 अरब डॉलर्स के साथ ये चौथे नंबर हैं। इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को देखें तो 5वें नंबर पर हैं और जिनके असासों की मालियत 150 अरब डॉलर्स है। अच्छा, इसी दौर में भारत के जो मुकेश अंबानी हैं वो 115 अरब डॉलर्स के साथ 11वें नंबर पर हैं। सो ये लिस्ट जो थी हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे और ये भी आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे कि इलॉन मस्क से दुनिया के अमीर तरीन शख्स होने का एजाज़ जो है वो छिन चुका है और अब जेफ बेज़ोस जो हैं वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स जो हैं वो हैं। वैसे तो अगर इन दोनों की वेल्थ में देखा जाए तो सिर्फ 2 अरब डॉलर्स का ही फ़र्क है, लेकिन ऑब्वियसली ये 198 अरब डॉलर्स जो हैं वो इलॉन मस्क की है और 200 बिलियन डॉलर्स जो है वो जेफ बेज़ोस की है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और आपके साथ एक और ख़बर शेयर करना चाहेंगे। पहले भी हम आपके साथ मुख्तलिफ ख़बरें इस हवाले से शेयर करते रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास एंड द कंटेंट दैट आर ड्रामा राइटर्स प्रेजेंट ऑन द टेलीविज़न ये बहुत पसंद किया जा रहा है भारत में, बांग्लादेश में। भारत की अगर बात की जाए तो बहुत से इनके प्रोड्यूसर्स, ड्रामा राइटर्स, डायरेक्टर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास की जो है हाल ही में तारीफ़ की और इवन कुछ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस ऐसी भी थे जिन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया दैट दे वांट टू वर्क इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। अच्छा, इसी
हवाले से रिसेंटली पाकिस्तान का एक ड्रामा तेरे बिन, जिसमें यमुना ज़ैदी थी, जिसमें वहाज अली थे, ये बहुत हिट हुआ और इसको बांग्लादेश और भारत में बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, पूरी दुनिया में बहुत सराहा गया इस ड्रामे को। सो अब भारत में प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं एकता कपूर, ड्रामास बनाती हैं। इन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि तेरे बिन का रीमेक जो है वो भारत में बनेगा, जिसको जुलाई में नशर किया जाएगा। सो ऑब्वियसली इट्स समथिंग वेरी गुड कि अगर वो एक रीमेक पाकिस्तानी ड्रामा का बना रहे हैं और उसको ओन कर रहे हैं, उसके हवाले से अनाउंसमेंट की है, सो एक अच्छी चीज़ है। और ऑब्वियसली हमारे ड्रामास को दूसरे ममालिक की तरफ से अप्रिशिएट किया जाना, ये भी एक इंतहाई अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और अभी आपके साथ एक ऐसे अनोखे पर्स के बारे में शेयर करना चाहेंगे जो कि हवा से तैयार किया गया है, यानी कि दैट इज़ मेड अप ऑफ द एयर। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी है कोपरनी और इन्होंने अमेरिकन खलाई इदारे नासा के साथ कलेबोरेशन के बाद एयर स्वाइप बैग नामी ये पर्स जो है इसको तैयार किया है। पर्स का 99% जो हिस्सा है दैट इज़ मेड अप ऑफ एयर और जो 1% है वो ग्लास से बना हुआ है। और इस शफाफ बैग का जो वेट है महज 33 ग्राम्स है। इसके साथ साथ इसको एक ख़ास किस्म के मटेरियल से तैयार किया गया है। लोगों के दिमाग में ये सवाल था कि क्या इसमें कोई चीज़ भी रखी जा सकती है या बस इसको शोकेस के लिए और एक शो के लिए इस पर्स को तैयार किया गया है। लेकिन कंपनी का इस हवाले से ये कहना है कि इसमें एक एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो रखा जा सकता है, यानी इस पर्स के अंदर इतनी स्पेस है। सो जनाब, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप के साथ मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं पट्ठों और जोड़ों के दर्द पर। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों ये प्रॉब्लम बढ़ने लगा है और इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस और प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मज़ीद शो में आगे बढ़ते हुए आज हमने बात करनी है होम स्कूलिंग पर। लोगों का रुझान इस तरफ क्यों आने लगा है और क्या इसके फ़वाइद हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया आजकल इतना क्यों ज़रूरी समझा जाने लगा है। इसके बगैर सर्वाइवल जो है वो हमें अब मुमकिन नहीं नज़र आ रहा है। इसकी क्या रीज़न्स हैं और एआई टेक्नोलॉजी वाकई क्या इंसानों को रिप्लेस कर रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहेगा। सो राइट नाउ इट्स अ हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे आप सबकी सेहत को लेकर। अच्छा, जब हम मसल पेन की बात करते हैं, पट्ठों के दर्द की बात करते हैं, जोड़ों के दर्द की बात करते हैं, सो दिस इज़ बीइंग वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, स्पेशली इन पाकिस्तान। बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो इस प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं और इसके पीछे अगर हम देखें सो द मेन कॉज इज़ आवर लाइफस्टाइल एंड अ बैड पोस्चर। हम जिस तरीके से बैठते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा वाबस्ता होना, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, पूरा दिन अक्सर ऐसे होता है कि हम अपने दफातर में मौजूद होते हैं और सिर्फ बैठ कर अपना काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मतलब फुल टाइम जो है हम ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें हम मुसलसल स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही पोस्चर में बैठे हुए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं या झुककर जो है वो मोबाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इससे जो है मसल पेन जो है वो डेफिनेटली दिस इज़ बीइंग वेरी कॉमन। रात को सोएं और अगर आप सही पोजीशन से ना सोएं सो तब भी मसल पेन हो सकती है। अलबत्ता जोड़ों के दर्द की अगर हम बात करें सो ये तकलीफ़ ऐसी है कि जो कि हमें एक एल्डरली एज ग्रुप में देखने को मिलती है और इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें लाइफस्टाइल भी है, इसमें नाकिस खुराक का इस्तेमाल भी है, इसमें विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। सो इस सब पर बात करेंगे कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, वजूहात क्या हैं। हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर हाशिम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। और सबसे पहले तो जब हम पट्ठों की बात करते हैं, पट्ठों के दर्द की क्या वजूहात हैं, जोड़ों का दर्द क्यों होता है? मैडम, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आपने सारी वजूहात खुद से बता दी है। और एनी हाउ जो आजकल करंट हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं उसके मतलब मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि यंगस्टर्स के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अंदर आपने जो बताया कि लाइफस्टाइल एक बहुत ज़्यादा लाइक रोल प्ले करता है। इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो हमारी डाइट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल मैं रोज़ाना पेशेंट्स क्लिनिक में देखता हूँ और हमारी लाइक
मसल्स पेन और ख़ास तौर पर नेक और शोल्डर पेन, इस तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं उनकी रूटीन को, तो आपने लाइफस्टाइल में एक तो स्क्रीन का यूज़ और गलत बैठना, गलत पोस्चर, ये तो आपने बताया, लेकिन उनकी जो डाइट है, खुराक है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर वक्त पर ना खाना खाना, सुबह बहुत लेट उठ के नाश्ता करना और मील्स में बहुत ज़्यादा गैप्स देना, पानी प्रॉपर ना पीना और खाने की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गैर मियारी होती है। तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बाकी अगर हम ओल्ड एज या फिर 40 या 50 साल से ऊपर की बात करें तो उसमें हम एक टर्म बोलते हैं कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि वक्त के साथ साथ ख़ास तौर पर ख़वातीन में 40 ईयर्स ऑनवर्ड ये जोड़ों के मसाइल आते हैं और उसमें ख़ास तौर पर जो घुटने के प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। इसका जो हल है वो लाइफस्टाइल बेहतर करना भी है, लेकिन अगर हम बात करें तो आप डाइट और जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ हैं उस पर आप जा सकते हैं ताकि इन प्रॉब्लम्स में ना जाएं। अच्छा, देखिए जब हम पट्ठों के दर्द की बात करते हैं, मेरे अपने कभी कभी ऐसे लगता है शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, क्योंकि हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का झुक कर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, अगर मैं अभी भी बैठी हूँ तो आई डोंट थिंक सो दैट आई एम हैविंग अ राइट पोस्चर, इस तरह कभी इंसान बेंड हो जाता है। सो ये मल्टीपल चीज़ें हैं दैट डू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द मसल इलनेस। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जोड़ों के दर्द की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अबव 50-60 में जाके लोगों को होती है, या इससे पहले भी मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स इसका शिकार होते हैं? जोड़ों की दर्द की काफ़ी इकसाम होती हैं। अगर हम उसमें ऐसी इकसाम की बात करें जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो यंग एज में भी हो सकती हैं। उसके लिए हमें बर वक्त तशख़ीस करवानी चाहिए। उनको हम रोमेटोलॉजिकल कंडीशंस बोलते हैं, जो बग़ैर दवाई के ठीक नहीं होती, क्योंकि उसमें जिस्म में जोड़ों के अलावा पूरा जिस्म के डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। उसको वक्त पर मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसमें फिर कुछ अरसा या ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। दूसरा जो सादा अल्फाज में हम कहते हैं कि एज रिलेटेड आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों का घिस जाना, ख़ास तौर पर बड़े जोड़ों का जिसमें घुटने हैं, तो ये घिस जाते हैं, और या फिर आपके कंधे। वैसे अमूमन जो हमारे वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं जिस पर हम खड़े होते हैं, घुटने, ये ज़्यादा घिसते हैं। इसकी जो वजूहात है उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, हमारी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट 40 या 50 साल के बाद तो होता है, लेकिन इसकी इंडिकेशंस 30-35 साल की इर्द गिर्द आना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी थकावट महसूस होती है, हम थक जाते हैं। जब हम ज़मीन पे बैठ के उठते हैं या फिर लो सिटिंग चेयर या सोफ़ा से बैठ के उठते हैं तो हमें लगता है घुटनों में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है। तो अगर उसको बर वक्त उस वक्त टैकल कर लिया जाए विद रेगुलर एक्सरसाइजेस, वेट को कंट्रोल करके और विद प्रॉपर डाइट, तो उसकी वजह से आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन जो दूसरे मसाइल की मैंने बात की है, जिसमें हम रोमेटोलॉजिकल कंडीशंस की बात करते हैं या फिर आप गाउटी आर्थराइटिस की बात करते हैं, वो आपकी जिस्म में जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उनके बढ़ने की वजह से होते हैं। तो अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मसल पेन एंड जोड़ों का दर्द विच इज़ कॉल्ड जॉइंट पेन, ये क्या दोनों टर्मिनोलॉजीज एक की हैं, या ये दोनों प्रॉब्लम्स को हम अलग-अलग ही डिफाइन करते हैं? नहीं, इसको बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट है ये, बोथ आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नेक पेन का पेशेंट आया है, वो कहते नहीं मुझे गर्दन के इर्द गिर्द खिंचाव है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका जो खिंचाव है वो पट्ठों की वजह से है या उस गर्दन में मोरों का कोई मसला हो गया। अगर तो पट्ठों की वजह से है तो वो क्विकली रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर उसके मोरों की वजह से मसला है तो उसको टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके लिए मसल पेन के लिए जो कि अगर हम देखें पट्ठों का दर्द है तो इसके लिए मल्टीपल रीजंस है, लेकिन आपको क्या लगता है मोटापा जो है कितना कंट्रीब्यूट करता है जॉइंट पेन को लेकर? मोटापा वन ऑफ द लीडिंग कॉज है जॉइंट पेन्स के लिए। हम जो ख़वातीन देखते हैं जिनमें हिप प्रॉब्लम्स, कूल्हे के मसाइल होते हैं, घुटनों के मसाइल होते हैं, कमर के मोरों के मसाइल होते हैं, उनमें मोटापा बहुत बड़ा फैक्टर है। मोटापे की वजह से एक तो जिस्म में सुस्ती आती है, मोटापे की वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपके मसल्स कमज़ोर होते हैं, जिस्म में फ़ैट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, उससे आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, और अल्टीमेटली कमर से लेकर हिप से लेकर फिर आपके घुटने मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और होता फिर ये है कि इसमें कुछ
पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिसमें फ्रैक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही था, चल फिर रहा था, लेकिन एकदम से कमर दर्द स्टार्ट हो गई। तो जब हम तशखीस करते हैं तो पता लगता है देखने में तो वो बहुत तंदुरुस्त है, लेकिन उसकी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार है बहुत कम है, और फिर उनको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। कहने को वो फ्रैक्चर्स किसी गिरने की वजह से नहीं होते, बैठे बैठे खड़े होने की वजह से कमर के मोरों में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो मोटापा बहुत ही ख़तरनाक है, और आजकल यंग लोगों में अर्ली लाइक एडोलेसेंस में जो ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा आती जा रही है। उसकी रीज़न वही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें बैठना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, और ख़ुराक एक तो बहुत ज़्यादा गैर मेयारी और बग़ैर वक्त के खुराक है। यानी कि किसी भी वक्त कुछ भी खा लेना, लेट नाइट जो है मंचिंग करना, ईटिंग करना, बहुत ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल, अल्टीमेटली ये जो चीज़ें हैं डेफिनेटली इन प्रॉब्लम्स की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल, जिसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा होता है दैट इज़ खाना पीना। अच्छा, ये जो खाना पीना, नाकिस खुराक का इस्तेमाल, क्या ये मसल पेन या मसल इलनेस भी कॉज करता है? एट द सेम टाइम ये जॉइंट का भी प्रॉब्लम जो है वो करेगा? किन किन विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशिएंसी से ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं? इसमें विटामिन डी एंड कैल्शियम का कितना रोल आता है? विटामिन डी और कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अर्ली एज के अंदर ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, और जैसे ही आपकी लाइक 40+ एज क्रॉस करती है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा लाइक बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरा ये होता है कि हमारी जो ऑर्गेनिक डाइट है, नॉन प्रोसेस्ड फूड, उसके अंदर ये प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। हमारा मसला ये है कि हमने लाइफस्टाइल को आप कह लें कि आर्टिफिशियल बना लिया है। जिस तरह अगर हम सुबह उठें और रेगुलर हमारे अगर सनलाइट से हमारा लाइक वास्ता पड़े, तो हम नॉर्मली हमारी जिस्म में जो विटामिन की क्वांटिटी है, विटामिन डी की खास तौर पर क्वांटिटी है, वो पूरी हो जाती है। अगर हम सुबह उठ के सिर्फ अंडा, दूध, दही, मक्खन या फिर जो हमारी चीज़ है यही ले लें, तो इससे हमारी जो रोज़ाना की जो हमारी नमकियात हैं और हमारी जो डाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सुबह से पूरी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है कि हमने जो खाने पीने के औकात हैं उनको ख़राब कर दिया है। उसकी वजह से फिर जिस्म में इस तरह की नमकियात की कमी आ रही है। फिर अल्टीमेटली हमें सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। डेफिनेटली बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, लेकिन रिक्वायर्ड तो हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हमारे जिस्म में हो रहे होते हैं जो हड्डियों को और पट्ठों को मजबूत रखते हैं। तो एडवाइस ये है कि बराए मेहरबानी सुबह का नाश्ता वक्त पर करें और लेट नाइट खाना मत खाएं। और अगर मैं लाइफस्टाइल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्लीप को अगर मैं आज के शो में बताऊं तो जो कहा जाता है कि जी रात को जल्दी सो जाएं, अगर 9 या 10 बजे, तो अगर हम स्लीप की बात करें तो स्लीप के हमने 6 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं। रात 9 से रात 12 तक 3 पॉइंट्स हैं, रात 12 से सुबह 3 तक 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर हम रात 9 से सुबह 3 बजे तक सो जाएं तो हमारे 6 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। लेकिन सुबह 3 बजे से ऑनवर्ड 1.5 पॉइंट है और सुबह 6 बजे से ऑनवर्ड माइनस में पॉइंट्स है। तो आप सोचें कि हमारे लोगों का लाइफस्टाइल क्या चल रहा है। बिल्कुल ठीक। तो वो नींद की क्वालिटी को पूरा नहीं कर रहे। हम जिस चीज़ को बिल्कुल ओवरलुक कर जाते हैं, हमें लगता है कि भाई अच्छा नींद ही है ना, जब मर्जी सो जा, सोना ही है ना, लेकिन वो जो रात की नींद होती है उसका अपना फ़ायदा है। और अगर हम उसको इग्नोर कर रहे हैं विच मीन्स कि हम अपने लिए बहुत से प्रॉब्लम्स, बहुत सी बीमारियां जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने मेरे पूछे बगैर ही प्रिवेंटिव मेजर्स बता दिए कि खुराक ऐसी हो, फिजिकल एक्टिविटी एंड मल्टीपल थिंग्स, बट इसके साथ साथ दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द जॉइंट पेन, जिसमें एट टाइम्स द इंटेंसिटी इज़ लाइक वेरी मच हाई, व्हाट दे नीड टू डू कि जिसकी वजह से वो अपनी तकलीफ की शिद्दत को कम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस अल्टीमेटली क्या क्या अवेलेबल है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि उनकी बॉडी में कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो अमूमन यंगस्टर्स में प्रॉब्लम आ रही हैं उसमें नेक पेन, बैक पेन और शोल्डर पेन या अपर बैक पेन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसमें एडवाइजेबल ये है कि अगर आपको इस तरह के मसाइल हैं तो आप एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, जिसके अंदर सिंपल वर्ड्स के अंदर मूवमेंट को प्रमोट करें। जिस तरह शोल्डर की मूवमेंट है, नेक की मूवमेंट है, स्पाइनल मूवमेंट्स हैं, बैक की मूवमेंट्स हैं, अपर बैक की रोटेटरी मूवमेंट्स हैं, तो इनको प्रमोट करें। और अगर हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको घुटनों के मसाइल हैं, हिप के प्रॉब्लम्स हैं, तो मोटापे को कंट्रोल करने की तरफ लेकर जाएं। नंबर 2, अगर एक्टिव पेन चल रही है यानी कि पेन की बहुत शिद्दत है, तो उसके लिए फिर रेमेडीज़ होती हैं जिसमें मेडिसिन भी होती है, अदरवाइज़ आप ऊपर जेल भी लगा सकते हैं। डिफरेंट जेल्स हम एडवाइस करते हैं।
और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस हम एडवाइस करते हैं। बिल्कुल ठीक। और कुछ पेशेंट्स के अंदर बैलेंस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यानी कि आपके पेट और कमर के मसल्स बहुत कमज़ोर होते हैं, हिप्स के मसल बहुत कमज़ोर होते हैं, उसकी वजह से उनके घुटने मुतासिर हो रहे होते हैं। तो उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि फिर हम बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। बिल्कुल ठीक। और एहतियात के लिए घर में जो भी लो सिटिंग, ये उन लोगों के लिए एडवाइस है जिनको घुटनों के प्रॉब्लम है, जितनी भी लो सिटिंग चेयर सोफ़ा जो सिटिंग है उसको आप बराए मेहरबानी थोड़ा हाई कर लें, क्योंकि अगर मैं जितना नीचे से ऊपर उठूँगा उतना मेरे जोड़ों के ऊपर ज़्यादा जोर आएगा। तो ये जॉइंट की हेल्थ को लॉन्ग करने के लिए एक एडवाइस है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हाशिम फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छे से आपने तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ व्यूअर्स। अभी हम बात करने जा रहे हैं होम स्कूलिंग को लेकर। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो बेसिकली अपने बच्चे को तमाम तर जो एजुकेशन है उसकी नीड्स के मुताबिक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग और जिन जिन चीज़ों में वो शौक़ रखता है उसके मुताबिक घर पर ही देना। सो आजकल अगर हम देखें तो बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो होम स्कूलिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं कि उनका बच्चा जो है वो तालीम और तरबियत के जितने भी इब्तदाई साल हैं वो घर पर गुजारे और घर पर ही उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी नीड्स के मुताबिक उसके लिए कोई बेहतर बंदोबस्त जो है वो किया जाए। और कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये हमारे बच्चे के लिए, उसकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी कॉग्निटिव जो उसके बिहेवियर्स हैं, इन एवरी वे उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। सो होम स्कूलिंग का रुझान, वाई इट्स बीइंग वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं मेडिकल एजुकेशनिस्ट हैं, फाउंडिंग मेंबर एंड CEO medical-education.org और फॉर्मर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर, डॉक्टर सादिया यासीन साहिबा हमारे साथ शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो जब हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन होम स्कूलिंग एंड व्हाट डू यू थिंक इज दिस इम्पॉर्टेंट, लाइक शुड वी encourage the concept or the idea of homeschooling in our society? वालेकुम सलाम रोमा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने का, ताकि मैं अपना ये होम स्कूलिंग के बारे में ये जो पैगाम है ये आवाम तक पहुँचा सकूँ, लोगों तक, पेरेंट्स तक पहुँचा सकूँ। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ कि होम स्कूलिंग है क्या और क्या ये सबके लिए मौजू है और इसका आगाज़ कब किया जाए। होम स्कूलिंग के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब भी आपने इसे स्टार्ट करना है या ये क्या है, तो आपने 3 चीज़ों का तयन अपने जहन में रखना है कि आप अपने किस बच्चे के लिए इसका इंतखाब करना चाह रहे हैं, आप किस निसाब को इख्तियार करना चाह रहे हैं और किस वक्त को आप इख्तियार करना चाह रहे हैं। और बाकी बात यह है कि ये कब इसे स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में ये कहूँगी कि देखें, हमारे जो, मैं हमेशा मुस्लिम साइंटिस्ट की हिस्ट्री को प्रमोट करती हूँ, ख्वारिज़मी हो गए, इब्न सीना हो गए, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इनकी ग्रूमिंग नहीं हुई। इनकी अजीम माओं ने इनकी पहले ग्रूमिंग की। जो इनका बचपन था, जो इनकी बुनियाद थी, वो इनकी माओं ने अपने घर में होम स्कूलिंग करके इनको फोस्टर किया और फिर ये एक अप्रेंटिसशिप मॉडल में गए और इन्होंने अपने आप को रेलेवेंट फील्ड्स में ग्रो करवाया। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन हम जब होम स्कूलिंग की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है इस होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट में, जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को होम स्कूलिंग दे रहे हैं, उसमें बच्चे के लिए किन किन एरियाज़ पर काम करना या करवाना पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, उसकी इमोशनल नीड्स को लेकर, उसके इंटरेस्ट को लेकर, और कैसे सब कुछ घर में मुमकिन है, ये इसको थोड़ा सा हाईलाइट मैं चाहूँगी आप करें। देखें, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो बच्चों को स्टूडेंट काउंसलिंग और कैरियर काउंसलिंग की सहूलियात मुहैया कर रही है। हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो बर्न आउट का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव लोड है उन पर, नॉलेज बर्डन है। आप किसी भी स्कूल के करिकुलम को ले लें तो उसमें नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं जो बैक वक्त एक बच्चे के लिए शायद पढ़ना भी मुमकिन नहीं है। तो होम स्कूलिंग आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप कस्टमाइज्ड लर्निंग करवा सकते हैं स्टूडेंट को, अपने बच्चे को। आप जो दिल चाह रहा है आप उसे पढ़ा सकते हैं, आप अपना निसाब खुद मुतय्यन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। आपने खुद ये मुतय्यन करना कि आपके अगर 3 बच्चे हैं तो उनमें से किस बच्चे को होम स्कूलिंग की ज़रूरत है। एक बच्चा 3 में से ज़रूर ऐसा होगा जो उतना खुद एतमाद नहीं होगा। आपने उस बच्चे को पिक करना है, आपने उसकी लर्निंग पे और उसकी
फोकस ग्रूमिंग पे तवज्जो देनी है। ऐसे बच्चे को होम स्कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है जो सोसाइटी में जाके बुलिंग का शिकार होता है, जो एक सोशल प्रेशर का शिकार हो जाता है। आप उसको सोशल इंटरेक्शन से पहले उसे ग्रूम करें, आप उसकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करें, आप उसकी इमोशनल नीड्स को देखें कि आपके उस बच्चे को सबसे ज़्यादा किन एरियाज़ में। यानी कि आपको लगता है कि होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर फिट बैठता है, या उन बच्चों के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि इतना फोकस नहीं कर सकते, जिनको मुआशरे के साथ चलते हुए थोड़े से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या जिनके थोड़ी सी वीकनेसेस हैं, कोई वीक एरियाज़ हैं। सो आपको लगता है कि होम स्कूलिंग ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, ये ज़्यादा बेहतर इस तरह भी है कि देखिए अब ऑटिज़म का ट्रेंड बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास जिन्हें स्पीच लैंग्वेज डिस्टर्बेंस होती है, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, वो बेसिकली नॉर्मल बच्चे होते हैं। लेकिन जब वो एक ऐसे कोहोर्ट में जहाँ एक टीचर 25 से 30 बच्चों को मैनेज कर रही है, वो सब बच्चों की बात नहीं सुन पाती। हाँ, उतनी तवज्जो भी नहीं मिलेगी। वो कोशिश करती हैं, उनकी पूरी वो कोशिश होती है, दे ट्राई देयर बेस्ट के बच्चे को एंगेज करें। लेकिन आप खुद इमेजिन करें कि एक माँ से 3 बच्चों को फोकस अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है, तो हाउ कम कि आप 25 से 30 बच्चों के कोहोर्ट को एट द सेम टाइम आप वो तवज्जो दे रहे हैं। तो जो होम स्कूलिंग है मेरे ख्याल में बच्चे को ज़्यादा खुद एतमादी उसमें पैदा करती है, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, उसकी इमोशनल वेलबींग ज़्यादा बेहतर हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन। अच्छा, लेकिन मैं अगर होम स्कूलिंग की बात करूं, मैंने ऐसे पेरेंट्स को, मैंने उनके साथ काम भी किया, उनमें से बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर्स थे, बिजनेस पर्सन्स थे और बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, लेकिन उनकी एक थिंकिंग थी कि हमने अपने बच्चों को होम स्कूलिंग ही करवानी है, हमारा बच्चा रिवायती फॉर्मल एजुकेशन जो है, he should not attend that kind of a formal education, he should go for होम स्कूलिंग, जिसके लिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए घर पर होम स्कूलिंग का एहतमाम किया। व्हाट डू यू थिंक, हमारी सोसाइटी में इसका जो रिवाज है वो इतना कॉमन क्यों होता जा रहा है? और प्लस जब हम एक ख़ास कैटेगरी की बात करते हैं, दोज हु आर बिजनेस पर्सन और दोज हु आर लाइक वेरी वेल्दी, उनकी तरफ से होम स्कूलिंग को प्रमोट करना, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है? Definitely, homeschooling is not a cheap way of teaching your child. Basically, मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें बल्कि it's more expensive than formal education. मेरे अपने 3 बच्चे हैं और मेरा जो छोटा बेटा है ही इज़ 7 years old और वो होम स्कूलर है, और जो बड़ी बेटी हैं वो स्कूल जाती हैं दोनों, लेकिन मैंने उनकी पहले होम स्कूलिंग करवाई। बेसिक पर्पज़ क्या है, जो हमारा इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है वो कमर्शियल लेवल पे काम कर रहा है, उनका इंटरेस्ट डिफरेंट हो गया है। स्कूल आप मनी मेकिंग तरफ एक फोकस तो जो स्टूडेंट है उसमें एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट उसका ख़त्म होता जा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं है, तख्लीकी कुव्वत उसकी कम हो रही है, और एक कोहोर्ट ऑफ स्लेव माइंडसेट पीपल जो सिर्फ एक ऐसे एजुकेशन में सिस्टम में वो जा रहे हैं जो उनको एक नौकरी के लिए तैयार कर रहा है, उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए तैयार नहीं कर रहा। तो ये जो पर्सपेक्टिव है वेल्दी पीपल का, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगी कि दे आर वेरी राइट अबाउट दैट। वो अपने बच्चे को एक जॉब माइंडसेट की तरफ नहीं लेके जाना चाहेंगे, और यही सोच सब में लाइक यू हैव कोटेड द एग्जांपल ऑफ योर ओन चाइल्ड दैट यू ऑप्टेड फॉर होम स्कूलिंग फॉर योर 3rd चाइल्ड। व्हाट वाज द रीज़न, व्हाई डिड यू गो फॉर होम स्कूलिंग? इसके लिए मतलब बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ मदर, आप क्या रीजंस जो हैं हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, मैंने अपनी दोनों बेटियों को स्टार्ट करवाया स्कूलिंग, एक बड़े रिनॉन्ड स्कूल सिस्टम में मैंने उनका एडमिशन दिलवाया। Then I came to know that there were some ethical issues as well as my kids were not in that line of morality जिसमें मैं चाह रही थी। और दूसरा एक cognitive load उन पे बहुत ज़्यादा था। कोविड का टाइम था, they were only 3 years old and 4 years old। उस वक्त आप टीचर ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, आप उन्हें ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। एट दैट टाइम आई थॉट कि मैं इनको इतना स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ। और एक और चीज़ है कि देखें, अल्लाह ताला ने एक बच्चे को 9 माह के रहम में उसको रखा, उसकी एक अटैचमेंट है। जब वो इस दुनिया पे आता है तो सबसे पहले आके वो रोता है, वो एक वर्ष से दूसरी वर्ष की ट्रांजिशन में बहुत अपसेट होता है, इमोशनल क्राइसिस का शिकार होता है। अब हमें उस बच्चे को इस दुनिया पे आके भी कुछ साल देने चाहिए जो अपनी माँ के साथ वाबस्तगी का इजहार कर सके, उसके साथ वक्त गुजारे, 1-to-1 इंटरेक्शन करे, फोकस्ड उसकी ग्रूमिंग और फोकस्ड लर्निंग हो, कस्टमाइज लर्निंग हो। हम क्या करते हैं, हम बच्चे को इधर बच्चा पैदा हुआ और इधर स्कूल सिस्टम ने बताया कि हमारे पास तो 1.5 साल के बच्चे के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे
मुझे ये लग रहा है कि मदर्स अपनी उस मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेड ऑफ लेकिन कर रहे हैं। देखें जिस तरह से आपने अपने बच्चे की होम स्कूलिंग का जिक्र किया, व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर वन दिस थिंग कि अगर हम होम स्कूलिंग की बात करें, व्हाट यू हैव टू डू फॉर दिस होम स्कूलिंग, मतलब इसमें टीचर्स का कितना रोल है, इसमें आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन है, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स? इसमें एक चीज़ बड़ी मैं क्लियर करना चाहूँगी कि होम स्कूलिंग डजंट मीन दैट यू सेंड योर चाइल्ड टू सम एकेडमी। मैं देखती हूँ रात 10-10 बजे तक बच्चे जो हैं वो एकेडमी से वापस आ रहे होते हैं। होम स्कूलिंग का मतलब है आपने बच्चे को घर में पढ़ाना है। एकेडमी इज़ अनदर कमर्शियल बिजनेस, वो भी एक बिजनेस है। होम स्कूलिंग में आप फ़ायदा क्या है, आप अपना निसाब खुद मुतय्यन कर रहे हैं। आपको अगर दिल चाह रहा है तो आप उसे कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ा लें, आपका दिल चाह रहा है तो आप उसे सिंगल नेशनल करिकुलम, आजकल मैं बहुत मैं उसे फॉस्टर करती हूँ। आपका बच्चा, उसकी नीड क्या है, आप खुद उसे असेस करें, और सबसे ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस क्या है आपको पता होगा। वो मेरा बच्चा इस वक्त किस स्पेस पे, अगर आप उसकी लर्निंग में इन्वॉल्व हैं, अगर आप उतना वक्त नहीं दे पाती तो आप किसी यंग माइंड को इन्वॉल्व करें। आजकल बहुत से बच्चे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन में अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं। आप ऐसे लोगों को हायर करें, उनकी सर्विसेज, लेकिन घर में आप अपनी तवज्जो में, अपनी नज़र में उन बच्चों को पढ़ाएं, उनका निसाब मुतय्यन करें, उनका वक्त मुतय्यन करें, और देखें कि आपके बच्चों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में दे विल बी अ बेटर इंडिविजुअल इन फ्यूचर इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन योर चाइल्ड। अच्छा, एक और चीज़ कि डॉक्टर बनने के लिए बच्चे में आपको क्या लगता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो कि होम स्कूलिंग और मतलब इससे ये कैसे फॉस्टर करती हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो एक बच्चे के डॉक्टर बनने के लिए उसका स्मार्ट वर्क है। अच्छा, व्हाट डू यू कॉल अ स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैंने किस हद तक लर्न करना है, क्या लर्न करना है, और टाइम मैनेजमेंट क्या है। सबसे ज़्यादा गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप जब तक ये नहीं जान पाएंगे कि मैंने ये हासिल करना है, तब तक आप उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे उस तरह। तो टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग और स्मार्ट वर्क, ये 3 चीज़ें जो है ना, लाइक आपको कौन से इल्म की ज़रूरत है और कौन से की नहीं है। इस वक्त बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है MBBS में। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चे को जियोग्राफ़ी पढ़ाता है और बच्चा जियोग्राफ़ी पढ़ के प्री मेडिकल में चला जाता है। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि जियोग्राफ़ी का एक मेडिसिन में क्या काम है। तो आपको स्मार्टली प्ले करना है, आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है और गोल सेट करना है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड हु इज़ हैविंग होम स्कूलिंग एंड अ चाइल्ड हु इज़ गोइंग टू अ नॉर्मल स्कूल? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू चिल्ड्रन? Difference between these children's first one is the capability of critical thinking. आपको लगता है कि जिसके पास होम स्कूलिंग की ऑप्शन है वो ज़्यादा लॉजिकल होगा, वो ज़्यादा लॉजिकल होगा, होगी, and he or she will be more entrepreneurial mindset child rather than a formal education system. और सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो फिज़िकल एक्टिविटी है, चूँकि मैं इसमें मैं अपने बच्चों को स्विमिंग उनकी ऑर्गेनाइज़ करवाती थी, उनकी हॉर्स राइडिंग, लाइक मैंने उन्हें बहुत सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये वो चीज़ें हैं जो इंसान की हम कहते हैं न्यूरोजेनेसिस, उसके ब्रेन सेल्स को इन्हेंस करती हैं। तो डेफिनेटली ब्रेन सेल्स इन्हेंस होंगे, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो उसकी कोग्निटिव पावर, उसकी अच्छा, अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें, वैसे भी हर दौर के बच्चों के लिए व्हेन दे आर हैविंग द फॉर्मल एजुकेशन और एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, व्हेन दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, व्हेन दे आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, उसमें सेल्फ बिलीव होना, खुद एतमादी होना, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट वी आर मिसिंग नाउ अ डेज व्हेन वी टॉक अबाउट द formal educations. So what do you think, जब हम एक होम स्कूलिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों में ज़्यादा खुद एतमादी लाता है, बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे होते हैं? जब पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी तरह जानेंगे, वो उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, तब उन्हें उसकी ज़रूरियात का भी अंदाज़ा होगा। उन्हें पता होगा कि इसे कौन सी डोमेन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत है और कौन सी इसकी कैपेबिलिटी या नॉन कॉग्निटिव स्किल्स इसकी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। तो वो एक फोकस्ड ग्रूमिंग उस बच्चे की करेंगे। और लाइक मैं अपने बच्चों को डिफरेंट कॉन्टेस्ट में इन्वॉल्व रखती हूँ, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में रखती हूँ।
मैं एक स्कूल सिस्टम में, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में तो बच्चे मेरे हैं, लेकिन आप देखें कि वो उन्हें उस 25 के कोहॉर्ट में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो मैं खुद उनको इंडिविजुअलाइज तवज्जो, आपकी कंसंट्रेशन और फोकस में वो बच्चे होंगे। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं लगता समहाउ बच्चे जो हैं वो होम स्कूलिंग से मार्जिन भी ले लेते हैं, लिवरेज भी ले लेते हैं? अच्छा होम स्कूलिंग है, घर पे माँ ही है और उसी ने सारा इंतजाम किया, बाहर एक टीचर का रोब दबदबा होता है, उसकी माननी पड़ती है, आप एक कंपटीशन में होते हैं। सो इस बारे में व्हाट्स योर टेक? इसके लिए आपको बच्चों के साथ ऐसी कोहेरेंस और फ्रेंडशिप डेवलप करनी पड़ती है कि बच्चे आपकी बात को ऑर्डर ना लें। वो आप प्यार प्यार में ही उनसे वो काम करवाएं। आप कभी भी, वो भी पूरा इंडिविजुअल हैं, पूरा ह्यूमन बीइंग है, उनके भी उतने ही इमोशंस हैं जितने आपके हैं। आप खुद देखें कि आप एक किसी शख्स को डिक्टेट करके काम करवाते हैं तो वो उस तरह नहीं करता। जब आप उसको उसकी विल को एक्सरसाइज करने देते हैं तो वो काम कर लेता है। तो बच्चों को मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि उन्हें ये पता ही ना चले कि वो पढ़ रहे हैं, उन्हें प्यार से, मोहब्बत के साथ उन्हें उस तरफ लेके जाना। So being a parent and being a medical educationist, you prefer homeschooling over the formal education, right? दोनों सिस्टम बेहतर हैं। बेसिकली जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है दैट नीड्स अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। हम इस वक्त जनरेशन अल्फा को डील कर रहे हैं और हम मिलेनियल जनरेशन है, तो हमें उन चीज़ों को उस तरह कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए जो मैं समझती हूँ कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उस तरह कंटेक्चुअलाइज नहीं हो रहे। अगर वो भी हो जाती हैं तो दैट्स फाइन, ये तो बल्कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो जाती है। देखिए कि एक बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो होम स्कूलिंग की वजह से इंडिविजुअली ही अटेंड होती हैं, एड्रेस होती हैं, जिससे बच्चे में खुद एतमादी पैदा होती है, बच्चा ज़्यादा बेहतर जो है वो कारकर्दगी दिखा सकता है। लेकिन इसमें ये नहीं कि होम स्कूलिंग बहुत आसान चीज़ है, इसके लिए आपका भी होमवर्क, आपकी भी प्रेपरेशन बीइंग द पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो बनती है और आपका होमवर्क जो है वो कंप्लीट और हर तरह से मुकम्मल होना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया हमारे साथ शो में मौजूद थी। अभी एक ब्रेक, विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।